Hello and welcome to the YouTube channel of Royal Academy। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, एमसीक्यूज़ जो हैं उनको कैसे लिया जाए पेपर में, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करे जाए, कितनी अटेम्प्टेशन करनी चाहिए, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक तुक्का, इंटेलिजेंस गेस कैसे किया जाए। तो अगर बात करें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो प्री है चाहे वो मेंस है, सो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कवर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपने कुछ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करी हो। प्रैक्टिस हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम देने जाते हैं, एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपका दिमाग ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चीज़ें पढ़ के जाते हैं एंड यू एंटर इनटू द एग्ज़ाम विदाउट प्रैक्टिसेस, देन आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें ब्लंडर्स कर सकते हो। जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो मे बी हो सकता है कि आपको वहाँ पे नोट ही दिखाई ना दे। आपने ऑप्शन ए लगाना था तो बाय डिफ़ॉल्ट में भी हो सकता है आप बी ऑप्शन लगा दो, क्योंकि हमने प्रैक्टिसेस नहीं करी होती है, और प्रैक्टिसेस नहीं करी होती हैं तो एग्ज़ाम में इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि आपका सिलेबस और प्रैक्टिस जो है वो अच्छे लेवल पे हुई हो। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं एग्जामिनेशन की, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो जो भी आप ऑप्शन लगाओगे एग्जामिनर के लिए वही ट्रू रहेगा, वही सच रहेगा। तो इस बात से काफ़ी फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल प्रेपरेशन करी है, 2 साल प्रेपरेशन करी है या 5 साल प्रेपरेशन करी है। एग्जामिनेशन हॉल में जो आप करके आओगे उसी से रिजल्ट निकलने वाला है। तो वो जो मोमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। उसमें काफ़ी ब्लंडर्स भी हम कर देते हैं। जैसा कि मैंने बोला विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नोट दिखाई नहीं देता, ट्रू वाली स्टेटमेंट समझ के हम उस क्वेश्चंस को कराते हैं, उन क्वेश्चंस को कराते हैं। तो आप इस बात का एक तो खासा ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाएं कि ऑप्शंस जो आपने लगाने हैं वो बिल्कुल सोच समझ के लगाने हैं। आंसर जो आपने लगाना है वो बिल्कुल सोच समझ के लगाना है। कभी कभी दिमाग बोलने स्टार्ट कर देता है कि चलो इस ऑप्शन का बी लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस ब्लेंडर में नहीं पढ़ना है, क्लियर। इस ब्लेंडर में नहीं पढ़ना है। जितना आपको आता है उसको ईमानदारी से करना है, और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनमें इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करनी है। फालतू में डिज़ाइन बनाने की कोशिश नहीं करनी है पेपर में कि चलो ठीक है इसका बी लगाया, इसका सी लगा दो, इसका डी लगाया, उसका ए लगा दो। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो देखो जब हमें एग्जाम में पेपर मिलता है तो पेपर को जैसे ही आप खोलोगे तो आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। जैसे सीक्वेंस क्या, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। तो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। आपने पूरा का पूरा पेपर जो है वो गो थ्रू करना है एक बार। तो जब भी आप एग्जाम में बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठो, सीक्वेंस को फॉलो करके पेपर मत करो। इसका कारण ये है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बेवकूफ नहीं है। वो आपको कभी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं देगा आसान। और जब आप सीक्वेंस फॉलो करते हो तो सीक्वेंस में क्या होता है, आप जो उसमें हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। हो सकता है एग्जामिनर ने
फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो हार्ड डाले हो, फिर आप बोलो कि ठीक है आगे से नहीं करेंगे, हम पीछे से कर लेते हैं, तो पीछे भी हो सकता है कि उसने 20 क्वेश्चन हार्ड डाले हो। तो हमारा दिमाग जो होता है उसको आसान चीजें जो हैं वो करना बहुत पसंद होता है, और अगर वो स्टार्टिंग में ही टफ चीजें देख ले तो वो गिव अप कर देता है। तो सबसे पहली बात होती है अपने माइंड को प्लीज करना एग्जामिनेशन हॉल में। तो अपने माइंड को प्लीज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आसान आसान चीजें कवर अप करके। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो मोटिवेटेड रहेगा, और जब आप सारी जो भी आसान चीजें कर चुके होंगे तो आपका दिमाग जो है मोटिवेटेड होके काम करना स्टार्ट कर देगा। और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो है वो काफी इंप्रूव होगा इससे। और जो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डाउट भी होगा उन क्वेश्चंस को भी आप बड़े अच्छे से लर्न कर पाओगे, समझ पाओगे। और अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो किया और स्टार्टिंग के ही 5-10 क्वेश्चन जो है वो टफ रहे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग काम करने बंद कर देगा। फिर आगे आने वाले जो आसान क्वेश्चन होंगे वो भी पढ़ के समझ में नहीं आएंगे आपको। तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि सीक्वेंस को फॉलो नहीं करें, एक बार पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कर लें। अब गो थ्रू करने का क्या फायदा है? गो थ्रू करने का फायदा ये है कि आपको एक तरह से सारे के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको थोड़े डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहले उन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना है, ठीक है। तो इससे आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, अगर अगर बात करूं क्वेश्चंस की, तो देखो एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पेपर में पढ़ के गए हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और वो क्वेश्चन जिनमें जो आपको आते नहीं है, यू डोंट नो नथिंग, कुछ नहीं आता आपको। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, आपने किसी टेस्ट सीरीज में किया था, आपने 2 दिन पहले पढ़ा, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन है, तो अगर सर्वे किया जाए और रिसर्च करी जाए तो ये पाया जाएगा, आप अगर पेपर में पढ़ के गए हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 to 25 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने पेपर में क्या करना है, पेपर को गो थ्रू करना है और टाइम को डिवाइड करना है अपने। डिवाइड योर टाइम, टाइम को डिवाइड करना है। अब टाइम को डिवाइड कैसे करना है? इन 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इन 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करो। अगर बात करी जाए, अगर पेपर है 2 आवर का, 2 आवर का पेपर है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 25 to 30 मिनट्स। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बड़े जल्दी हो जाएंगे, मे भी हो सकता है 10 से 15 मिनट में भी हो जाएं, बट अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी अटेम्प्टेशन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे टाइम दे सकते हो। फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अब ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है मेरे को आता तो है, यहाँ पे आपको अपना नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा, नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। तो जब नॉलेज अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं पेपर में, अगर देखा जाए तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं पेपर में। अब यहाँ पे गलत होने की भी संभावना होती है। जब आप नॉलेज अपना अप्लाई करते हैं तो उनके गलत होने की भी संभावना थोड़ी सी होती है, ठीक है।
अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पहले कर लो तो ऐसा पाया गया है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो होते हैं, ये कम गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग मोटिवेटेड होता है, आप जो चीजें करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं, आप अपने दिमाग को प्लीज कर चुके हैं, आपकी कंसंट्रेशन हाई होती है, आपका फोकस हाई होता है। तो जो क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डाउट भी होता है और आपने पढ़ा होता है कहीं पे, तो वो आपको थोड़ा सा याद रहता है। ठीक है, और इन क्वेश्चन में आपने एक चीज और करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको याद आता है कि यार मैंने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, कहाँ पढ़ा था, क्या करा था, तो आपने वो जो है ना, इस क्वेश्चन का लोकेशन ट्रेस जरूर करनी है कि ये मैंने, आपने पेज नंबर ये वो सब कुछ ये लोकेट नहीं करना, आपने उसकी लोकेशन लोकेट करनी है। लोकेशन मीन्स कि यार इस बुक में था, ठीक है, क्लास में लेक्चर हुआ था तो सर ने ये बोला था, तो लोकेशन लोकेशन को ढूंढो कि किसने बोला था। ठीक है, देन मे भी हो सकता है कि आप थोड़ा सही आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को फोकस करके मत उसको लोकेट करो, उसकी लोकेशन को ढूंढो, एंड देन मे भी हो सकता है कि आप उसके आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे आपने कहीं पे कुछ चीज रख दी होती है, आप भूल जाते हैं कि मैंने ये चीज जो है ये यहाँ पे रखी है, तो आप उसकी लोकेशन को ही ट्रेस करते हो, फिर आपको याद आती है कि ये चीज वहां पे है। ठीक है, तो वैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो नॉलेज को अप्लाई करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं और इनके गलत होने की भी संभावना होती है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं डोंट नो, आपको आते ही नहीं है, ना आपको क्वेश्चन का पता है ना आपको आंसर का पता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन 30 तो मिलेंगे आपको पूरे पेपर में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इन क्वेश्चन को किया जा सकता है तुक्का लगा के, इंटेलिजेंट तुक्का बट। ठीक है, अब देखो अगर आपकी अटेम्पटेशन, अब अटेम्पटेशन पे भी बात करते हैं कि अटेम्पटेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी अटेम्पटेशन 60 तक ही पहुंचती है इन ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन करके, तो मे भी हो सकता है कि अब इसमें गलत भी होंगे क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मे भी हो सकता है 12 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत हो जाएं। ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की। तो आपके क्वेश्चन, अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके सारे के सारे ठीक होंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो गए, अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो गए। ठीक है, और 10-12 क्वेश्चन जो है वो आपके गलत भी हो गए, तो आपका जो नंबर बन रहे हैं वो 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो कट ऑफ आना तो मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 100 प्लस चाहिए अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अटेम्पटेशन की अगर बात करी जाए तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब 100 क्वेश्चन का अगर पेपर है, 100 क्वेश्चन का अगर पेपर है, तो लेट से आपने 25 क्वेश्चन डायरेक्ट कर लिए और ये आपके ठीक है, सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सारे के सारे ठीक हैं। 25 क्वेश्चन हो गए, 50 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट से आपने जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वो 40 के अराउंड क्वेश्चन थे, और आपने ये 25 आपके सही हो गए या 30 आपके सही हो गए, ये नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, और 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए। नाउ अगर इन दोनों क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो 90 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, 100 से कम ही बन रहे हैं, तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे जो हार्ड क्वेश्चन है, जो 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ पे आपको हैं जो आपको आते नहीं हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए,
इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं तुक्का, इंटेलिजेंस गेस। ठीक है, और ये तुक्कास लगाना एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। और अगर आप बात करें किसी भी टॉपर की, किसी भी जो भी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है, वो भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो तुक्कास जो है वो इंटेलिजेंस वो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इसको कैसे किया जाए? अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको ना तो क्वेश्चन का पता है ना तो आंसर का पता है, ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये होती है कि ट्राई कीजिए कि एलिमिनेशन आप कर पाओ, वहां पे ऑप्शंस जो हैं उनको एलिमिनेट कर पाओ। एलिमिनेशन मेथड को भूलना नहीं है पेपर में। ठीक है, दूसरा, जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा याद आ रहा है तो उनकी लोकेशन ट्रेस करो कि कहाँ मैंने पढ़ा था इसको, किसने पढ़ाया था, लोकेशन को ट्रेस करो। दूसरी चीज आ गई कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड तो इसमें आप यूज करो ही करो। अब एलिमिनेशन मेथड भी अगर यूज नहीं हो पा रहा है तो इसके कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे जो ऑप्शन या स्टेटमेंट लार्ज होगी, मतलब बड़ी स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट छोटी हैं और एक स्टेटमेंट आपको दिख रही है वो बड़ी स्टेटमेंट है, तो लार्ज स्टेटमेंट का सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो ऑप्शन और स्टेटमेंट लार्ज है उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। यूनिक ऑप्शन, यूनिक ऑप्शन जैसे मैं बात करूं 12, 13, 15, -21, यूनिक ऑप्शंस जो हैं वो जनरली गलत होते हैं। जैसे 21 मैक्सिमम टाइम आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, सेम है, तो कभी भी एग्जामिनर सामने आंसर जो है वो नहीं रखता है। ठीक है, अगर मैं बड़े लेवल के एग्जाम की बात करूं जैसे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पे यूनिक आंसर बिल्कुल सामने नहीं रखा होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए, बी, सी और डी में अगर सी को एलिमिनेट कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आंसर बी होगा। अगर आप किसी तरह से सी को एलिमिनेट कर पाए तो ए और डी जो है वो मैक्सिमम टाइम आंसर नहीं होता है, बी इज द ऑप्शन। अब हम यहाँ पे तुक्का लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस गेस लगा रहे हैं, ना तो आपको क्वेश्चन का पता है ना तो आपको आंसर का पता है, तो ये अपने आप में एक तरह से मजाक है। ठीक है, तो अब ये तुक्का जो लगा रहे हैं ये हम साइकोलॉजी के बेस पे लगा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर को समझ के लगा रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ए ऑप्शन बिल्कुल सामने है और डी ऑप्शन बिल्कुल लास्ट पे है, तो कभी भी आंसर बिल्कुल सामने और बिल्कुल लास्ट में नहीं होता, आंसर को थोड़ा सा बीच में रखा जाता है। तो अगर आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ तो बी विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। और वैसे भी अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ और आपको करना ही करना है, आप, और वैसे तो उसको छोड़ देना चाहिए, बट आप अगर उसको करना ही चाह रहे हो तो गो विद आंसर बी। ठीक है, गो विद आंसर बी। तो ये ऑप्शन जो है वो काफी एक तरह से बोला जा सकता है कि सही हो सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करी जाए ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ अबव, और बोथ 1 and 2, ये स्टेटमेंट जो है वो
काफ़ी बार सही होती हैं। जनरली इन स्टेटमेंट के सही होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर बात करी जाए इन 30 क्वेश्चंस की, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन जिनमें आपको तुक्के लगाने हैं, और आप बाय यूजिंग दीज मेथड, इन सभी मेथड को यूज करके आप 10 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से आपने 15 क्वेश्चन किए और उसमें 5 गलत हो गए, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपका वैल्यू एडिशन ही कर रहे हैं पेपर में। ठीक है, 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन उसमें आप माइनस कर लो, जितने भी बनेंगे, तो 7, 7.5 जो भी मार्क्स बनेंगे, तो वो आपके लिए वैल्यू एडिशन ही है पेपर में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको करना ही पड़ेगा। अब आप बोलो कि अटेम्पटेशन कितनी होनी चाहिए, तो अटेम्पटेशन अप्रोक्सीमेटली 70 से तो प्लस होनी चाहिए। ठीक है, और आप 80 से कम कर सकते हो, -80, और 70 प्लस आपको क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने ही होंगे पेपर में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके 60 के 60 क्वेश्चन ठीक है तो आप चाहे मत करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे 60 के 60 क्वेश्चन ठीक है, ऐसा होगा नहीं, बट अगर आपको लगता है कि मेरे 60 के 60 क्वेश्चन ठीक है, देन आप उन 60 क्वेश्चन तक ही रहो, आपको आगे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा संभावना जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और आपको अटेम्पटेशन, आपको जो रिस्क है वो लेना ही पड़ता है एग्ज़ाम में, और इंटेलिजेंस तुक्का लगाना ही पड़ता है। और इसमें आप ये भी मान नहीं सकते कि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे। तो आपका थोड़ा सा अगर अटेम्पटेशन ज़्यादा होती है तो आपके सर्वाइव करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपने अगर तुक्का लगाना भी है तो इंटेलिजेंट, स्मार्ट तुक्का लगाना है। ठीक है, सोच समझ के लगाना है, मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लास्ट में जब उनके पास टाइम नहीं बचता है तो वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब सभी में एक ही ऑप्शन लगा दो, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर करो। ठीक है, और पूरा मैनेज करके टाइम से पहले जो है वो पेपर जो है आपका उसको सही करो। ठीक है, और अगर बात करी जाए सी सेट वगैरह की, तो ठीक है, सी सेट वगैरह की, तो अब इसमें मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स में आप ऑप्शंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे किसी ऑप्शंस को देख के आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इक्वेशन दी है तो आप 1 बाय 1 ऑप्शंस को पुट करके भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं जिनको आप ऑप्शन से बड़ी जल्दी कर सकते हो। अगर बात करी जाए इंग्लिश की, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस में ग्रामेटिकल एरर होता है। ग्रामेटिकल एरर होता है, और जो सही आंसर होता है उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा खासा ध्यान रखो। इस ट्रिक को आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन गलत होते हैं उनको एग्जामिनर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करता है और उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन सही होता है वो ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो जब आप इंग्लिश और मैथ जो है वो सोल्व कर रहे हो। तो हमने डिस्कस किया कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, एमसीक्यू को कैसे लेना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपने टाइम को डिवाइड करना है इन 3 स्लॉट्स। ठीक है, अपने टाइम को 3 स्लॉट में डिवाइड करो। ठीक है, जिसमें पहले में आपने करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरे में करने हैं टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, और तीसरे में करने हैं डोंट नो वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, 1 आवर से ऊपर इसको टाइम देना है, क्योंकि ये आपका टाइम लेगा। अटेम्पटेशन आपको 70 प्लस जाना है। ठीक है, और अगर बात करी जाए तुक्का की, और 70 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं बीच में, तो आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे।
और अगर आपको लगता है मैंने 60 अटेम्प्ट किए हैं और 60 के 60 ठीक है, 55 किए हैं, 55 के 55 ठीक है, तब आप रुक सकते हो, तब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपको तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और हाउ टू मेक तुक्का में मैंने बोला कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, लोकेशन को ट्रेस करो, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम टाइम सही होगा। सी ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर रहे हो तो बी ऑप्शन में चले जाओ, उसको लगा दो। ठीक है। तो ये सारी मैंने ट्रिक्स जो है वो आपसे डिस्कस करी, और आई होप सो ये आपके काम आएंगी एग्जाम में। और इसी के साथ जितने भी इसके पैरामीटर्स थे एग्जाम के वो मैंने डिस्कस किए हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।